नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 16 मई 2023 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल जो स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद टेलीग्राम पर सेंड किए। सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं, यानी कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि नृत्य उत्सव वाद्ययंत्र संगीत से 4 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस टॉपिक के 4 सवाल देखेंगे। तो इस प्रकार जो टोटल 25 क्वेश्चन है, साइंस के 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए प्रथम सेट में, भूगोल से 3 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से 4 सवाल पूछे गए, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए हैं, इतिहास से 4 क्वेश्चन है, कल थर्ड सेट में हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन थे, अभी यहाँ पर 4 क्वेश्चन, जनगणना से 1 क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक से 1 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से भी 1 क्वेश्चन और बाकी जो मिसलेनियस है विविध है उससे 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो ये सभी 25 क्वेश्चंस का विश्लेषण है, सभी सवाल देखने वाले हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कल की टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी गई है। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं नृत्य उत्सव वाद्ययंत्र और संगीत से जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं, उसके बाद और सवाल देखने वाले हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आया है। मैंने काफ़ी जो टॉपर है उनका इंटरव्यू देखा और पाया जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं टॉपर, उसमें वो मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट में भी वो प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं। यानी जब से सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टीसीएस कंपनी ले रही है, जिसमें आपके एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, इनके शिफ्ट वाइज यदि आप मॉक टेस्ट देते हो, जैसे कि जो मैथ्स के 25 सवाल है तो एक शिफ्ट के 25 सवाल अटेम्प्ट करो, तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से आप जितनी अच्छे तरीके से मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हो तो सिलेक्शन में आप एक स्टेप और आगे हो जाते हो बाकी कैंडिडेट से। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो। पास प्रो में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित आपको प्रैक्टिस तो कराई जाती है, साथ साथ प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर शिफ्ट वाइज आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो प्रैक्टिस के रूप में। तो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो का एक नेक्स्ट अलग लेवल का फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और पास प्रो अभी लिमिटेड टाइम के लिए सबसे कम प्राइस में डील चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर ये डील आप ईयरली पास प्रो ले सकते हो 449 रुपये में, बाकी 600 रुपये का पास प्रो रहता है। और टेक्स्ट बुक पास है वो लगभग 359 रुपये में डील मिल रही है और लगभग इसी के आसपास प्राइस में आपको 100 रुपये प्लस में पास प्रो जैसा फीचर मिल रहा था। इसको फायदा उठा सकते हो, आज लास्ट डे है, डील को ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। अब देखो, जो नृत्य उत्सव वाद्ययंत्र संगीत से सवाल पूछा गया है कि त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता जो पृथ्वी माता है उसकी पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो त्रिपुरा में 14 देवताओं और पृथ्वी की पूजा के लिए खर्ची पूजा नामक उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव जुलाई अगस्त में अगरतला में मनाया जाता है। त्रिपुरा के अन्य आप उत्सव त्यौहार देखेंगे, उसमें खर्ची पूजा के अलावा गारिया पूजा, कैर पूजा, बिज्जू महोत्सव, तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वहा उत्सव ये प्रमुख है। तो गरिया पूजा, कैर पूजा भी ध्यान रखना त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य में जैसे रियांग समुदाय का होजागिरी लोक नृत्य काफ़ी बार पूछा है, होजागिरी लोक नृत्य है त्रिपुरा का और वो है रियांग समुदाय का। और त्रिपुरी समुदाय का है गरिया, झूम, मैमिता, मस्सक सोमानी, लेबांग बोमनी नृत्य, ये सभी त्रिपुरा के हैं। चकमा समुदाय त्रिपुरा का बिज्जू नृत्य, चेरा और लुसाई समुदाय का त्रिपुरा में वेलकम नृत्य भी है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है, मुरुगन कार्तिकेय और युद्ध के हिंदू देवता का एक क्षत्रिय रूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक बलिदान और भेंट को क्या कहा जाता है। भगवान मुरुगन है, कार्तिकेय है, युद्ध के हिंदू देवता हैं, उनकी पूजा के दौरान जो भक्त औपचारिक रूप से बलिदान या फिर कोई भेंट करें तो उसे कहा जाता है कावड़ी अट्टम। तो ये कवाड़ी अट्टम है, थाई पुसम के त्यौहार पर किया जाता है। थाई पुसम त्यौहार पर कवाड़ी अट्टम विशेषकर भगवान मुरुगन हैं, इनकी पूजा के लिए भक्तों के द्वारा एक बलिदान और भेंट दी जाती है, जैसे कवाड़ी अट्टम कहा जाता है। कवाड़ी अपने आप में इसका मतलब होता है, कवाड़ी का मतलब बोझ होता है, जो भक्त अपने भगवान को समर्पित करने के लिए जो भी उनकी याचना है, उनकी जो भी इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए, परिजन की अच्छी हेल्थ के लिए, उपचार की आवश्यकता के लिए, तो वो तीर्थ यात्रा मार्ग पर ये बोझ साथ में ले जाते हैं और उसके साथ नृत्य करते हैं। और ये जो कावड़ी अट्टा में ये थाई पुसम त्यौहार है ना, इसी पर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दें, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तक कौन है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तक हैं तो ये सभी भरतनाट्यम के संबंधित कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, कृष्णमूर्ति सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंधले हैं, टी बल सरस्वती हैं, पद्म सुब्रह्मण्यम एस के सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई,
मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, ये भरतनाट्यम के डांसर हैं। और यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन में आपकी कलानी कुट्टी अम्मा का भी था, तो ये मोहिनीअट्टम की डांसर है जो केरला से हैं। प्रमुख जो क्लासिकल डांस के डांसर की बात करें तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम, पंडित बिरजू महाराज कथक, उदय शंकर फ्यूजन, केलुचरण मोहपात्र ओडिसी, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी हैं, गुरु वेम्पति चना सत्यम कुचिपुड़ी, सोनल मान सिंह हैं भरतनाट्यम ओडिसी, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। बार बार जब आप ये रिवाइज करते हो एक ही शिफ्ट में, जैसे कि इससे पहले की शिफ्टों में भी आपने देखे, तो ये थोड़ा और आपके इजीली याद हो जाते हैं। पद्म सुब्रमण्यम अभी आपने भरतनाट्यम देखा, सोमना नारायण कथक की हैं, श्रीमंता शंकर देव क्षत्रिया के हैं, मिर्ला निनी सारा भाई है भरतनाट्यम और कथकली की, कलामंडलम कलानी कुट्टी अम्मा है मोहिनीअट्टम की, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, ठीक है, वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी की, तंजौर बाल सरस्वती भरतनाट्यम, कुमारी कमला कथक की हैं और अलारमेल वेली भरतनाट्यम की। नेक्स्ट सवाल पंडित रविशंकर के स्वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं, तो पंडित रविशंकर हैं सितार के प्लेयर। सितार के अन्य प्लेयर में उमाशंकर मिश्र है, पंडित रविशंकर है, विलायत खान इनका नाम आता है। विज्ञान से यहाँ पर आज आपके प्रथम से 3 सवाल पूछे गए हैं, वो कौन से देखते हैं। वह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं, यानी आवर्त बीजी का पूछा है। जो नग्न अवस्था में नहीं होते हैं, ढके हुए होते हैं बीज वगैरह, तो वो एंजियोस्पर्म आप कहेंगे। एंजियोस्पर्म के उदाहरण में एंजियोस्पर्म में आपका गुलाब का है, लिली का है, ब्रोकली, केल, पेटूनिया, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा, नाशपाती, ये सभी एंजियोस्पर्म है। इसके विपरीत होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न अवस्था में बीज रहता है, बीज बिना फूलों के पौधों द्वारा उत्पन्न होता है, फूल नहीं, डायरेक्टली बीज, वो भी नग्न होता है। उदाहरण के रूप में सरू, गनेटम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिंको, साइकेट्स, जूनिपर, फर और वेल्विसिया, ये सभी जिम्नोस्पर्म हैं। आँखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। आँखों की रोशनी के लिए आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफथलेमिया ये नेत्र संबंधित रोग हो जाते हैं, तो विटामिन ए आवश्यक है। बाकी आँखों के लिए और भी विटामिन बी है, सी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग पूछा तो विटामिन ए हो जाएगा। और कैरेट में जो गाजर है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। विटामिन B6 और B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी रुधिर की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। के की कमी से रुधिर का स्राव होना, हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन B3 से त्वचा प्रदाद होना। विटामिन B7 से लकवा, शरीर में दर्द। नेक्स्ट सवाल, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं। अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व हैं क्षारीय धातु कहलाती है। जो एल्कली मेटल्स हैं वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। और इन क्षारीय धातुओं में भी आप सारी धातु यानी ग्रुप ए के 1 के एलिमेंट की बात कर रहे हो। ग्रुप 1 में जो लास्ट एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो सबसे नीचे आपको सीजियम देखेगा, तो सीजियम को सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व वो सीजियम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से, जितनी भी अधातु हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FON, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। साइंस के यहाँ पर 3 सवाल के बाद भूगोल से 3 सवाल जो पूछे गए। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपको पता होगा, इजीली निकाल सकते हो, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 प्रमुख नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, गंगा, ब्राह्मणी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, श्रावती, जाखम, जवाई, ये सभी अरब सागर में। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खंबात की खाड़ी में समानता ट्रिक से याद रख सकते हो, यानी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। जमे हुए गैस, चट्टान, धूल के कॉस्मिक स्नो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसे धूमकेतु बोला जाता है, कॉमेट बोल सकते हो, या फिर पुच्छल तारा। तो ये जमे हुए गैस, चट्टान, धूल की कॉस्मिक स्नोबॉल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु, पुच्छल तारा के बारे में और आपको बताऊं तो सौरमंडलीय पिंड जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए ये भी खगोलीय पिंड। धूमकेतु की पहली दूरदर्शी खोज 1680 में गॉटफ्राइड क्रिच के द्वारा की गई थी। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पुच्छल तारा के नाभि, कोमा और पूंछ होता है। नाभि धूमकेतु के सेंटर में रहता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। कोमा नाभि की चारों ओर गैस और धूल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सवाल में मेंशन था कि बर्फ का, गैस का, तो कोमा होता है वो नाभि की चारों ओर गैस, धूल का है, और नाभि होती है पत्थर और बर्फ की। धूमकेतु मुख्यतः कॉपर बेल्ट या फिर ओरूट क्लाउड में पाए जाते हैं। और धूमकेतु का मैं नाम बताऊं तो हेली, जो धूमकेतु का नाम हेली है, वो 76 वर्ष के बाद दिखता है। तो हेली धूमकेतु जैसे कि प्रीवियस 1986 में देखा गया है, तो ये 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा। तो ये भी फैक्ट याद रखना है।
और बाकी यहाँ पर आप और देखेंगे खगोलीय पिंड में, जैसे कि परिभाषा से पूछा तो आपको क्षुद्र ग्रह की परिभाषा पूछ रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं, छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं, उल्का पिंड से बड़े होते हैं क्षुद्र ग्रह। और कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ग्रहों के मध्य, तो ये एमजे यानी मंगल और जुपिटर, मार्च और जुपिटर, इनके मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है मंगल और बृहस्पति के मध्य। इसी प्रकार उल्का पिंड की बात करें तो रात्रि के समय जब आकाश साफ हो या फिर चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की चमकीली धारी देखते हो, वो आपको टूटता तारा आप बोलते हो, शूटिंग स्टार बोलते हो। वो क्या है, शूटिंग स्टार, वो हालांकि तारा नहीं है, वो उल्का है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित नहीं होती और पृथ्वी पर ही पहुंच जाती है, तो वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। सौर परिवार में जो सदस्य आते हैं उसमें सूर्य है सौर परिवार का मुख्य, उसके चारों ओर जो भी चक्र लगाते हैं जैसे कि ग्रह हैं सौर परिवार का सदस्य। सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में आपको दे दे तारे। तारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तारे कोई सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते क्योंकि जो सूर्य खुद है ना वो एक तारा है। इसी प्रकार अन्य तारे भी हैं जिसके चारों ओर बाकी जितने भी पिंड चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर तारे नहीं लगाते, तो तारा कोई आपका सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। तारामंडल और निहारिका सौर परिवार का सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। और निहारिका जैसे नेबुला बोला जाता है, इसका मतलब है अंतर तारिक के माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारिक बादल जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हो। और भी जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं जहाँ से अक्सर सवाल आ जाते हैं, टीसीएस कंपनी ने पूछे हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। जैसे कि ये सन है, इसके पास में 4 ग्रह कौन से, EVM, और बीच में आपको MJ करना, लास्ट में SUN करना, ठीक है। तो सूर्य के पास में सबसे नज़दीक है आपको बुध मिलेगा, मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्च। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इन्हें स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और जो बीच में MJ मजे कर रहे हो, इसके बीच में आपको मिलेगा मंगल और जुपिटर के मध्य क्षुद्र ग्रह। और भारी ग्रह कौन से, लास्ट के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ये भारी ग्रह जिसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है, बाह्यतम ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह भी लास्ट वाले 4 हैं। बृहस्पति को गैसीय विशाल ग्रह कहा जाता है। और ड्वार्फ प्लैनेट बौने ग्रह में यम आता है, एरीज है, सीरीज है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह जैसे अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन की दिशा बाकी अन्य ग्रहों से विपरीत है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है इनकी घूर्णन की दिशा, जबकि बाकी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भारत दोस्तों बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। और जो भारत बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर साझा करता है उनमें भी सबसे अधिक वेस्ट बंगाल के साथ में करता है, वेस्ट बंगाल के साथ में 2216, उसके बाद में करता है त्रिपुरा के साथ में 856, फिर मेघालय, मिजोरम, असम, ये राज्य है जहाँ से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा होती है। तो भारत की जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो 15,106 है, तटीय बॉर्डर है वो 7,516 है। तो इन लैंड बॉर्डर में जो 15,106 है इसमें सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में, सेकंड सबसे अधिक चाइना के साथ में है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में थर्ड सबसे ज़्यादा जो कि 3323 किलोमीटर है, उसके बाद नेपाल के साथ में 1751, म्यांमार के साथ में 1643, भूटान के साथ में 699 और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर बाउंड्री। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं। करंट अफेयर्स के जो 4 सवाल पूछे गए वो कौन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री का ध्यान में रखना। सवाल पूछ ले प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है, इसका उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत यहाँ पर मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को टोटल 600 किसान समृद्धि केंद्र है उसका उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर नैनो यूरिया है वो व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बना है। नेक्स्ट सवाल करंट अफेयर्स का, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण यानी जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2021 में ये बिल किस में अमेंड करता है, किस नेक्स्ट प्रीवियस बिल में संशोधन करता है, तो 2021 का किशोर न्याय संशोधन विधेयक है 2015 की जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको अमेंड कर रहा है। 2022 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, जो 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों हुआ है यूएस में, ओरिगन यूएस में, ठीक है। 15 जुलाई से 24 जुलाई 2022 के मध्य 18वां एडिशन है। इसका उद्देश्य मोटो है फील द ग्लोरी। 2023 में नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में होगा और फर्स्ट रैंक रही है 2022 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो यूएस की रही है। टोटल 33 मेडल है। कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान है, तो ये रिपीट सवाल, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम ये हुए हैं मध्य प्रदेश में। इवन एक इवेंट नई दिल्ली में भी हुआ है जो ट्रैक साइकिलिंग के हैं, बाकी मध्य प्रदेश के
11 स्थान 8 अलग अलग सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन 2022 में हुआ। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट यहाँ पर, और साथ ही साथ नई दिल्ली में साइकिलिंग इवेंट हुई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें एडिशन में जो फर्स्ट रैंक पर रहा है वो महाराष्ट्र 56 गोल्ड के साथ पहला मेडल, उसके बाद हरियाणा थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पॉलिटिक्स से तो 2 सवाल पूछे गए हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। और संविधान के 10 विभिन्न स्रोत हैं। बार बार ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, कभी भी आप उसको गलत ना करो, क्योंकि इससे पहले भी 10 वीडियो में ये बता चुका हूँ और ईजी हो जाता है। जैसे कि यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उन पर महाभियोग यूएसए से है। ब्रिटेन से एक तो जो मंत्री परिषद है ना, जो कैबिनेट मंत्री होता है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे संस्थात्मक शासन प्रणाली आ जाती है। एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया, अब विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, दोनों अलग है। और अब आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, जर्मनी से आपातकाल, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रशिया से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से है गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में ये 245 है। इन 250 अधिकतम सदस्य संख्या में 238 तो यूटी और राज्य के आ जाते हैं, बाकी 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 233 है वो यूटी और राज्य से, और 12 मनोनीत है तो 245 है। इतिहास से 4 सवाल पूछे गए हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे वो 5 थे। एक तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ये टोटल 5 प्रांतीय केंद्र सहित राजनीतिक केंद्र थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया है। करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। आराम हराम है नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो मुझे खून दो ये भी हो चुका है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है बिस्मिल्लाह अजीम बादी ने लिखा और राम प्रसाद बिस्मिल ने उनका शेर है वो सुनाया। फांसी की फंदे पर झूलने के समय की बात है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक का है। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून किसको भेजा गया? बहादुर शाह जफर को। 1857 के बाद जो बहादुर शाह जफर एक तरीके से ये अंतिम मुगल शासक हैं, बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर, जो कि 21 सितंबर 1857 तक 1837 से 57 तक इनका शासनकाल रहा। और फिर इन्हें रंगून भेज दिया गया। 1857 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, 21 सितंबर को उन पर मुकदमा चलाया और रंगून निर्वाचित किया गया। वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर 1862 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 में 4 फरवरी को चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोका। इसका रिजल्ट रहा कि जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी और यहाँ पर एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हुई। घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गई। इसके कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसका कारण था चोरी चोरा कांड जो 1922 में हुआ 4 फरवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर जनगणना से एक सवाल पूछा गया है। जनगणना एक्ट कब पारित हुआ? 1948 जनगणना एक्ट, ध्यान रखना। और 1951 के बाद जो भी जनगणनाएं हुई है वो 1948 की जनगणना एक्ट के तहत कराई गई है। और दर्शकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी होती है भारत की महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त है, और ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन होती है जनगणना। 2011 की जनगणना जो प्रीवियस में हुई है वो 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना 7वीं थी। 2021 की जनगणना में टोटल इंग्लिश प्लस 18 जो अनुसूचित भाषाएं ऐड हैं। 11 में 16 ही अनुसूचित भाषाएं थी। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। अब पुस्तक लेखक से एक सवाल पूछा गया है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है। इस रचना द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए 2008 में अरविंद अडिग को मैन बुकर प्राइज मिल चुका है। इनकी प्रमुख नोटेबल और आप बुक्स देखेंगे तो व्हाइट टाइगर के अलावा लास्ट मैन इन टॉवर और सिलेक्शन डे भी अरविंद अडिगा की पुस्तकें हैं। इकोनॉमिक्स से एक सवाल आया है। टोटल फैमिली इनकम से पूछा गया है, डोमेस्टिक इनकम से पूछा है। जैसे घरेलू आय आप बोलते हो, हाउस होल्ड आय बोलते हो, जो 12 महीने की जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी कुल आमदनी है, सकल आमदनी।
मिसलेनियस से 2 सवाल, जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। जो अम्बुबाची मेला है वो कामाख्या मंदिर में ही लगता है। अंतिम सवाल, कपास की फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, तो कपास की फसल को 210 दिन पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मई में इसको बोया जाता है, पाला नहीं पड़ता है, अधिक सर्दी नहीं होती है। तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त समय है अप्रैल मई और वसंत ऋतु कह सकते हो। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है और हाईएस्ट जो टेक्सटाइल मिल्स है, कपड़े की जो ये मिल्स हैं या फिर कारखाने हैं, वो तमिलनाडु में सबसे अधिक। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है जो दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसी प्रकार आपको खरीफ की फसलों का भी पता होना चाहिए, जो जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में काटते हैं। खरीफ की फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान जो चावल है, मूंग, तुअर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, घना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास आ जाते हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जो जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, सिक्का, शिशु मक्का है, ये रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो इस टाइप से आपने 25 सवाल है वो सब्जेक्ट वाइज देखे। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो, टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, काफ़ी अच्छी डील चल रही है। आज लास्ट डे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।